हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्मल IIT मेडिकल एकेडमी। बच्चों, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले आपको ये बता दिया था कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल न्यूक्लियस में कैसे कन्वर्ट होगा, अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में कैसे कन्वर्ट होगा। उस अस्थायी नाभिक को अपन क्या बोलते थे? रेडियो एक्टिव नाभिक बोलते थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते थे। तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल का एमिशन करके क्या करता है, स्थायी नाभिक में जाता है, या फिर कुछ एनर्जी रिलीज करके स्थायी नाभिक में जाता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल एमिशन हो रहे थे उनको अपन क्या बोले थे? अल्फा कण 6, बीटा कण 6, गामा कण 6। गामा क्या था अपन का? एनर्जी का फोटोन था, या फिर के सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो स्थायी नाभिक में जा रहा था। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था। अल्फा पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा प्लस पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा माइनस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे गति कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति कर रहे थे, ये मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। और मैंने आपको बोला था कि बोर्ड वाली बुक से आपको इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनकी पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम। कुछ नहीं करना उसमें, समझने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो फोटो इफेक्टिव प्लेट होती है अपन की, उस वाली प्लेट पर इन सब का क्या 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 इफेक्ट होता है, ये अपन को देखना है, सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि नोट्स में कम से कम आप लोग 5-5 इनकी प्रॉपर्टी लिख लें। तो मैं आशा करता हूँ आप सब ने लिखी होंगी, नहीं लिखी हैं तो लिखें ज़रूर, जगह छोड़ लें। ठीक है, इनकी 5-5 प्रॉपर्टी सब लोग लिखें। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अल्फा डिके क्या होता है अपन का। तो अल्फा डिके क्या होता है, इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा डिके से मुझे पहले क्या पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि अल्फा पार्टिकल जो होता है अपन का, वो होता है हीलियम का नाभिक। क्या होता है ये? हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक का मतलब है, यदि अल्फा पार्टिकल को मुझे दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? 2He4++। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और उसका मास कितना होता है? 4 प्रोटॉन के मास के बराबर। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो कितना होगा अपन का? 4 AMU। और 1 AMU किसके बराबर होता है अपन का? एक प्रोटॉन के मास के बराबर। तो अल्फा पार्टिकल का मास हो गया अपन का कितना? 4 मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज जो है इसका, वो कितना हो जाएगा अपन का? आवेश जो है इसका कितना हो जाएगा अपन का? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और कैसा होगा अपन का? पॉजिटिव। ये बात आपको आनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल नथिंग इज, मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्या अपन का? हीलियम का नाभिक है। ये क्या है अपन का? हीलियम का नाभिक। बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आई? अब मुझे देखना कि अल्फा पार्टिकल का डिके कैसे होता है। और ये मुझे क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल का डिके किससे होगा? अनस्टेबल जो अस्थायी जो नाभिक होगा उससे होगा। मैं मान लेता हूं स्टूडेंट कि ये एक अपन का अस्थायी नाभिक है। ये कैसा नाभिक है? ये अस्थायी नाभिक। अच्छा, ये जो अस्थायी नाभिक है, देखो ये जो अल्फा पार्टिकल डिके है, बीटा डिके है, गामा डिके है, ये सारी रिएक्शन अपन की कहाँ पे हो रही हैं? नाभिक के अंदर हो रही हैं। इसलिए अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकलेगा? नाभिक से। मतलब जो भी चेंज आएगा अपन का वो किस में आएगा? नाभिक में चेंज आएगा वो। मतलब नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज आएगी या फिर प्रोटॉनों की संख्या चेंज होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होने का मतलब क्या है? ए में चेंज आएगा। प्रोटॉनों की संख्या चेंज होने का मतलब क्या है? जेड में चेंज आएगा। तो जो भी अपन के ये सारी रिएक्शन होंगी वो कहाँ पे होंगी? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, नाभिक के अंदर। इसलिए इनको नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है स्टूडेंट। कौन सी अभिक्रिया है ये? नाभिकीय अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखनी है। मैंने मान लिया कि ये एक्स अपन का एक अस्थायी नाभिक है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का डिके करके किस में जा रहा है? अपन का स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो अपन की नाभिकीय अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी? देखो, एक्स अस्थायी था, ये किस में कन्वर्ट हो गया अपन का? बाई स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो गया। साथ में इसने क्या रिलीज किया? एक हीलियम का नाभिक रिलीज किया, या फिर मैं बोलूं एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? अल्फा कण। अब बाई जो अपन का रिलीज हुआ था, सॉरी, बाई जो अपन का एक स्थायी नाभिक बना है, वो स्थायी नाभिक कौन सा अपन का, ये अपन को देखना है। बताओ, इस अस्थायी नाभिक से स्टूडेंट जब मेरा एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, तो मुझे बताओ ये जो स्थायी नाभिक बना है इसके परमाणु क्रमांक में कितने का अंतर आएगा? 2 का।
और ये जो अपन का स्थायी नाभिक बना है इसके द्रव्यमान संख्या में कितने का अंतर आएगा, 4 का। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि अल्फा पार्टिकल का जब डिके होगा तो दो तो अपन के परमाणु क्रमांक में कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आएगी, अपन की 4 की। ठीक है, ये कैसा अपन का स्थायी नाभिक, कैसा नाभिक अपन का ये स्थायी नाभिक। ठीक है, अच्छा ये क्या अपन का रिएक्टेंट है और ये क्या अपन का ये प्रोडक्ट हो गया अपन का। तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट, और ये क्या अपन का रिएक्टेंट। और ये रिएक्शन कैसी अपन की, न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया अपन की, नाभिकीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं वो पॉइंट लिखो, यहां पर लिखो। माना कि X एक अस्थायी नाभिक है, वह अल्फा कण का उत्सर्जन करके बाई स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है। तब बाई नाभिक का परमाणु क्रमांक X नाभिक के परमाणु क्रमांक से 2 कम हो जाता है एवं द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है और साथ में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। अब देखो ये अस्थाई है, ये स्थाई अपन का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, इस वाले प्रोडक्ट की जो अपन की एनर्जी होगी वो इस रिएक्टेंट से कैसी होगी, अपन की कम होगी। भाई ये मैंने बताया नहीं बताया कि दुनिया में जो भी स्थाई है उसकी एनर्जी कैसी है, अपन की कम। तो ये यदि स्थाई है अपन का प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो इस रिएक्टेंट की एनर्जी से कैसी होगी, अपन की कम। तो यहां से मैं ये कंसेप्ट लिख सकता हूं क्या, कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कैसी होगी, ज्यादा। ये मुझे पता लग रहा है, मैं बोल रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, अपन का स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो गया है। तो स्थायी नाभिक में जब कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, तो मुझे बताइए कि ये जो अपन का प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो इस एक्स जो रिएक्टेंट है अपन का उसकी एनर्जी से कम है या नहीं है, तभी तो वो कैसा अपन का स्थायी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, कि एनर्जी अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टूडेंट मुझे बताइए बम्ब का फटने जैसा है या नहीं, कि ये इनिशियल कंडीशन में था अपन का बम्ब, अब बम्ब क्या अनस्टेबल था, अस्थायी था, तो फट के क्या 3-4 पार्टों में, 2-3 पार्टों में टूट गया। तो जो अलग अलग पार्ट हुए हैं वो सारे पार्ट कैसे अपन के स्थायी हैं। तो ये जो अपन का पूरा प्रोसेस है, कैसा अपन का बम्ब जैसा है, समझने के लिए आप लोग याद रखें कि ये पूरा प्रोसेस कैसा अपन का बम्ब के फटने जैसा है। बम्ब के फटने जैसा है, तो मुझे बताओ अपन वहां पे क्या करते थे, अपन वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम लगाते थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, ठीक है। और ऊर्जा अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो आगे मैं जो बताऊंगा, जो कैपिटल एम से जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा मैं परमाणु का द्रव्यमान। क्या बताऊंगा मैं, परमाणु का द्रव्यमान। और स्मॉल एम से जो मैं बताऊंगा वो मैं बताऊंगा नाभिक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ये आपको याद रखना है कि अब से आगे जब मैं कैपिटल एम लिखूं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो उस परमाणु का द्रव्यमान है जिसके लिए मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं। स्मॉल एम लिखूं तो उस परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान है जिसके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट कि ये वाला स्थायी प्रोडक्ट है और ये अस्थायी है। तो स्थायी प्रोडक्ट है तो इसकी एनर्जी क्या कम और इसकी एनर्जी क्या ज्यादा। अब मुझे बताओ वो जो एनर्जी इसके पास थी वो कहां पे गई, वो रिलीज हो गई। मतलब ये जो अपन की रिएक्शन है कैसी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ये कैसी न्यूक्लियर रिएक्शन है अपन की, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ये भी लिख लेना कि ये जो अपन की अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा इसमें बाहर निकलेगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए
कि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। यदि मैं मास के बारे में पूछूं तो बताओ मास किसका ज़्यादा होगा? तो मास किसका ज़्यादा होगा? ये अस्थायी नाभिक था, इसका मास ज़्यादा था, इसका द्रव्यमान ज़्यादा था। भाई इसका जो द्रव्यमान ज़्यादा था वही द्रव्यमान अपन का किसमें, कुछ द्रव्यमान उसमें से क्या कर रहा है, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। कुछ द्रव्यमान क्या कर रहा है अपन का, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तब जाके ये स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हुआ है। ये बात अच्छे से समझ लो दोबारा से, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला नाभिक अपन का अस्थायी नाभिक है और ये कैसे हैं अपन के स्थायी नाभिक। इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या है, इससे कम। एनर्जी बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से कुछ मास अपन का ऊर्जा की फॉर्म में क्या बाहर निकल गया, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार तो ऊर्जा की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो मुझे बताइए इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक क्या हो गई अपन की, कम हो गई। तो इसकी एनर्जी जब ऑटोमेटिक कम हो गई स्टूडेंट, तो मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूं, नाभिक के द्रव्यमान के बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा कि एम बाई प्लस एम एल्फा कण जो है वो इस एम एक्स से अपन का क्या होगा, कम होगा। और स्मॉल एम लिखे तो किसके द्रव्यमान लिखे मैंने, नाभिक के द्रव्यमान। मतलब एक्स नाभिक का द्रव्यमान, बाई और एल्फा कण नाभिक का जो द्रव्यमान है, उनको मिलाकर भी किसका ज्यादा होगा अपन का, एक्स का ज्यादा। तो वो सब लिख लो, फाइनली लिख लो उसमें कि द्रव्यमान में यह कमी, द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है तथा यह निकली हुई ऊर्जा बाई एवं एल्फा कण को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यह निकली हुई ऊर्जा बाई एवं एल्फा कण को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊर्जा किसकी है, रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम है। ठीक है, द्रव्यमान भी किसका ज्यादा अपन के, रिएक्टेंट का ज्यादा, प्रोडक्ट का कम है, किसका, नाभिक का। अब मैं बोल रहा हूँ वो द्रव्यमान में जो कमी आई है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या बाहर निकल गया। अब वो एनर्जी किसके पास है जो बाहर निकली, हो गई कहाँ भाई, तो वो बाई और एल्फा कण के पास है। मतलब वो एनर्जी इनको क्या प्रोवाइड करवा रही है, क्या दे रही है, गतिज ऊर्जा दे रही है इनको। तो ये मैंने आपको लिखा दिया कि जो ऊर्जा निकली है वो इनको क्या देगी, अपन की गतिज ऊर्जा देगी। अब मुझे एक बात बताइए, इनके पास यदि गतिज ऊर्जा है तो मुझे बताओ इनके पास संवेग होगा या नहीं होगा, होगा। अब इनके पास यदि संवेग है तो मुझे बताओ, संवेग संरक्षण का यदि मैं नियम लगाना चाहूँ तो इनिशियल कंडीशन में संवेग कितना है, जीरो। फाइनल कंडीशन में भी संवेग कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एक का संवेग इधर है तो दूसरे का किधर होना चाहिए, इधर। मतलब इन दोनों का संवेग आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए इनकी, अपोजिट। ये बात क्लियर है या नहीं? अब देखो यहां से मैं उस चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं कि जो एनर्जी अपन की रिलीज हुई है वो कितनी हुई है। जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको अपन बोल रहे हैं क्या है, क्यू वैल्यू। क्या बोल रहे हैं इसको, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बताओ। अपन ने निकालना सीखा है बंधन ऊर्जा, और या फिर नाभिक जब बनता है तो अपन की कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। उसी से यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, क्यू वैल्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो, डिके प्रोसेस के दौरान, डिके प्रोसेस के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, डिके प्रोसेस के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे क्यू वैल्यू कहा जाता है, उसे क्यू वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, ये क्यू वैल्यू की जो अपन की मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन का, डेल्टा एम इंटू कितना, सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या अपन का, कि नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी आई है, कौन कौन से के में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी आ रही है उन दोनों का जो अंतर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एम। और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, क्यू वैल्यू। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला आया था अपन का, क्या आया था, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम, किस में लेना था मुझे, एन ए एम यू इंटू कितना होता था, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वाले फॉर्मूला का भी यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्यू वैल्यू। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है?
अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे डेल्टा एम का मान निकालना है। तो बताओ डेल्टा एम का मान कैसे निकालूंगा? तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इज इक्वल टू एक्स से नाभिक का मास, एक्स से नाभिक का द्रव्यमान माइनस, मतलब रिएक्टेंट का द्रव्यमान माइनस प्रोडक्ट का द्रव्यमान, और प्रोडक्ट के नाभिक कौन कौन से हैं? बाई, और एक कौन सा अपन का? एल्फा कण। ठीक है। फाइनली डेल्टा एम की इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं? वैल्यू। तो क्यू वैल्यू की यदि मैं क्यू वैल्यू जो है एनर्जी है, एनर्जी जो है उसकी वैल्यू निकालूंगा तो इस डेल्टा एम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? सी स्क्वायर से। ठीक है। तो फाइनली यदि मैं क्यू वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? एम एक्स माइनस एम बाई प्लस एम एल्फा इंटू कितना? सी स्क्वायर। अब देखो ये जो एम एक्स और एम बाई और एम एल्फा हैं ये अपन के क्या हैं? ये अपन के नाभिक के द्रव्यमान है। ये क्या अपन के? ये नाभिक के द्रव्यमान। किंतु अपन को जो जनरली क्वेश्चन में देके रखेगा वो किसके द्रव्यमान देके रखेगा? अपन को देके रखेगा परमाणु का द्रव्यमान। तो यदि मैं क्यू वैल्यू का फॉर्मूला परमाणु के द्रव्यमान की फॉर्म में निकालना चाहूं तो मुझे डेल्टा एम का मान निकालना पड़ेगा। वैसे ध्यान रखना ये डेल्टा एम क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान होता है। इसको याद रखना अपन के फॉर्मूला में। ये किसका होता है? नाभिक का। नाभिक का ये डेल्टा एम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाभिक के जो द्रव्यमान है उनका अंतर है। इस वाली बात को आप याद रखना। अब मुझे निकालना है किसकी फॉर्म में निकालना है? परमाणु के द्रव्यमान की फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है। तो मुझे नाभिक के द्रव्यमान को किस में चेंज करना पड़ेगा? परमाणु के द्रव्यमान में चेंज करना पड़ेगा। तो वो मैं करके आपको बता रहा हूं। देखो देखो अपन की रिएक्शन क्या थी? यही तो थी, बाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर, और ये क्या था अपन का? टू एच ई फोर प्लस प्लस, मतलब एल्फा कण। ये अपन की रिएक्शन है। अब देखो डेल्टा एम अपन का क्या है? वो है अपन का एम एक्स माइनस एम बाई प्लस एम एल्फा कण। अब इन वैल्यू को यदि मैं किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ? परमाणु के द्रव्यमान की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बताओ परमाणु का द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? कैपिटल एम एक्स। ठीक है। अब परमाणु के द्रव्यमान से यदि मैं नाभिक का द्रव्यमान निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैपिटल एम एक्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड इंटू कितना हो जाएगा अपन का? एम ई। ये तो क्या हो गया अपन का? इसकी वैल्यू हो गई माइनस। इसको कैसे लिखूंगा? देखो कैपिटल एम बाई माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अपन के? जेड माइनस दो इंटू कितना? एम ई। ऐसे इसका यदि लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? कैपिटल एम एल्फा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अपन के? दो, तो दो इंटू कितना? एम ई। अब इसको जब मैं फाइनली सॉल्व करता हूं स्टूडेंट तो मुझे यहाँ से डेल्टा एम की जो वैल्यू मिल रही है, देखो जेड एम ई से जेड एम ई कट जाएगा और ये प्लस का टू एम ई और माइनस का टू एम ई कट जाएगा। तो फाइनली जो मुझे मिल रहा है क्या मिल रहा है? एम एक्स माइनस एम बाई प्लस कितना? एम एल्फा कण। ये मुझे क्या मिल रहा है? डेल्टा एम की वैल्यू मिल रही है। किसकी फॉर्म में? ये क्या है? परमाणु का द्रव्यमान है स्टूडेंट। किसका द्रव्यमान है? परमाणु का द्रव्यमान है, ये याद रखना। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके यदि मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके मैं निकालना चाहूँ तो अच्छा ये अल्फा कण है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हीलियम भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा अच्छा यही है कि हीलियम लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा कण तो क्या नाभिक होता है, तो इसको हीलियम कर लो, हीलियम परमाणु। तो ये हो जाएगा अपन का हीलियम। अब देखो इसकी फॉर्म में जब मैं निकालूंगा क्या? क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब? तो ये हो गया अपन का क्यू वैल्यू, या फिर मैं उसको खाली किससे लिख रहा हूँ? क्यू से। तो कितना हो गया अपन का? एम एक्स माइनस एम बाई प्लस एम एच ई इंटू कितना? सी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इस वाले फॉर्मूला में और इस वाले फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है?
तो डिफरेंस इतना सा है बच्चों, देखो कि इसमें जो अपन में द्रव्यमान ले रहे हो किसका ले रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान, और इस वाले फॉर्मूला में जो द्रव्यमान ले रहे हैं किसका ले रहे हैं अपन, नाभिक का द्रव्यमान। किसका ले रहे हैं, नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर। हाँ, इसको जब मैंने नाभिक के द्रव्यमान को परमाणु के द्रव्यमान में कन्वर्ट किया तो मुझे ऐसा ही फॉर्मूला मिल गया। ये ऐसा क्या है, हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर भी क्या हो गया ये। तो आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिके हुआ था अल्फा डिके, उस दौरान इतनी एनर्जी अपन की रिलीज हुई, तो ये वाली एनर्जी गई कहाँ पर, ये एनर्जी अपन की गई कहाँ पर, ये मुझे देखना है। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ पर गई, बाई और हीलियम का जो नाभिक मिला था मुझे, अल्फा कण जो मिला था, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, वो काइनेटिक एनर्जी इसी के कारण आई है स्टूडेंट। तो लिख लीजिए आगे, एक क्वेश्चन के टाइप में लिख लीजिए कि ये क्यू एनर्जी गई कहाँ पर। लिख लो, ये क्यू एनर्जी गई कहाँ पर, आंसर करके लिख लो। ये क्यू एनर्जी बाई एवं अल्फा कण के काइनेटिक एनर्जी के रूप में, बाई एवं अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकली। किसकी फॉर्म में निकली, बाई और अल्फा कण को जो काइनेटिक एनर्जी मिली थी, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, इस क्यू वैल्यू से मिली। मतलब ये जो एनर्जी निकल रही है अपन की, ये किस काम आ रही है, अल्फा पार्टिकल और बाई को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने के काम आ रही है ये। तो बताओ, अब यदि इस क्यू की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, देखते हैं, रुको। मतलब इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक बात बताओ, कि बाई की काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा अपन का, क्यू। भाई क्यू क्या है, वो एनर्जी है जो डिके के दौरान क्या हुई है अपन की, बाहर निकली है। वो एनर्जी है जो डिके के दौरान क्या निकली है अपन की, बाहर निकली है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट, कि बाई की काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा अपन का, इज इक्वल टू हो जाएगा अपन का क्यू वैल्यू। ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि कहाँ पे जा रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही है। अच्छा, कुछ का लॉस होता तो अपन देखते, पर अभी तो अपन कैसा मान के चल रहे हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, बम्बे जैसा प्रोसेस है, इसका मतलब ये जो अपन की रिएक्शन थी जेड ए, ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें, जेड माइनस टू बाई ए माइनस फोर प्लस एल्फा कण, ऐसा ही तो था। और एल्फा कण क्या था अपन का, 2He4, ठीक है। अब इसके बारे में जो अपन देख रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बम्बे जैसा प्रोसेस है। बम्बे जैसा प्रोसेस है मतलब इसमें मैं संवेग संरक्षण का नियम लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, लगा सकता हूँ। तो एनर्जी जो अपन की डिस्ट्रीब्यूट हुई है बाई और हीलियम के लिए, तो वो एनर्जी किसके पास कितनी गई है, उसे जब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, संवेग संरक्षण का नियम लगाऊंगा। तो फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करूंगा मैं, संवेग संरक्षण का नियम लगाना पड़ेगा। अच्छा, संवेग संरक्षण का नियम कैसे लगाऊंगा, इनिशियल कंडीशन में संवेग बराबर फाइनल कंडीशन में संवेग। तो इनिशियल कंडीशन में सिस्टम का संवेग इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन में सिस्टम का संवेग। अच्छा, इनिशियल कंडीशन में सिस्टम का संवेग कितना है, इनिशियल कौन है, एक्स, तो एक्स का कितना हो गया अपन का, जीरो। फाइनली भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये अपन का पी किसका हो गया, बाई का, ठीक है। और ये जीरो कब हो सकता है, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो बाई को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो अल्फा पार्टिकल का कैसा मानना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव।
फाइनली मुझे एक चीज मिल गई कि बाई का संवेग एल्फा कण के संवेग के कैसा है, इक्वल है। अच्छा, ये संवेग किसको मिला? ये सारी रिएक्शन किस में हो रही है? सब कुछ किस में हो रहा है? अपन के न्यूक्लियस में हो रहा है, नाभिक में हो रहा है। फिर बोल रहा हूं, याद रखना कि ये सारी रिएक्शन कैसी है? अपन की नाभिकीय अभिक्रियाएं, मतलब जो भी घटना घटित हो रही है सब कहाँ पे हो रही है? अपन की नाभिक में हो रही है। नाभिक में हो रही है तो मुझे बताओ संवेग भी किसका लिखना पड़ेगा? नाभिक का लिखना पड़ेगा। तो बताओ बाई का संवेग कितना होगा? नाभिक का द्रव्यमान कौन से का? बाई का N2। बाई की क्या है? स्पीड। अच्छा, बाई की स्पीड से पहले मैं आपको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि आप संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जानते हो क्या? ये नहीं जानते क्या? P बराबर √2 KE × M। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। देखो, बाई के लिए यदि लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 काइनेटिक एनर्जी किसकी? बाई की। ठीक है, बाई का जो नाभिक बना अपन का उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटू बाई के नाभिक का क्या है? द्रव्यमान इज इक्वल टू एल्फा पार्टिकल के लिए लिखूंगा क्या? 2 काइनेटिक एनर्जी किसकी? एल्फा पार्टिकल की इंटू एल्फा पार्टिकल का क्या है? द्रव्यमान। दोनों तरफ यदि मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो मुझे मिलेगा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाई इंटू एम बाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा और मास ऑफ क्या है? एल्फा पार्टिकल। ये अपन को यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट कि एम बाई की यदि मैं वैल्यू निकालूं, मतलब बाई का जो न्यूक्लियस है उसका यदि मैं मान निकालूं, उसके द्रव्यमान का यदि मैं मान निकालूं तो वो कितना होगा अपन का? भाई एल्फा पार्टिकल के लिए अपन का द्रव्यमान कितना होगा? एल्फा पार्टिकल का जो अपन का नाभिक है, सॉरी एल्फा पार्टिकल है या हीलियम का जो नाभिक है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा अपन का? 4 AMU। और बाई के नाभिक का यदि द्रव्यमान निकालूं तो कितना हो जाएगा? A-4 AMU। चैप्टर की शुरुआत में बताया था मैंने कि ए किस किस चीज को बताता है। यदि AMU लिख रहा है इसका मतलब है वो किसी एटम के नाभिक का क्या अपन का द्रव्यमान है। 4 ग्राम लिख रहा है इसका मतलब क्या है? या A ग्राम लिख रहा है इसका मतलब क्या है? वो उस एटम के 1 मोल का द्रव्यमान है। तो बताओ एम बाई की यदि मैं वैल्यू की बात करूं तो एम बाई की वैल्यू कितनी होगी? A-4 AMU। और एम एल्फा की यदि बात करूं तो कितना हो जाएगा? 4 AMU। ये सारी वैल्यू जब मैं रखूंगा यहाँ पर तो फाइनली जो मुझे वैल्यू मिल रही है क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाई इंटू A-4 इज इक्वल टू 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। ठीक है, ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1। तो एनर्जी जब भी अपन डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कि किस में कितनी एनर्जी गई, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है? संवेग संरक्षण का नियम। और मैंने याद करने के लिए बताया कि पूरा प्रोसेस कैसा अपन का? बम के फटने जैसा। और ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बाई प्लस काइनेटिक एनर्जी एल्फा इज इक्वल टू क्या अपन का? क्यू। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहां से मैं देखो किसी की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, किसी की भी काइनेटिक एनर्जी में निकाल सकता हूं। मैं एल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं यहाँ से, मैं बाई के नाभिक की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, या बाई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। मैंने बोला था कि जो क्यू एनर्जी अपन की क्यू वैल्यू या फिर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किस काम आ रही है? बाई और एल्फा को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के काम आ रही है। तो देखो यदि मैं एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो सबसे पहले मैं के बाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो के अल्फा हटाना पड़ेगा। तो के अल्फा का मान यहाँ से रख दो। तो के ई बाई प्लस के अल्फा का मान कितना है? के ई बाई इंटू A-4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना? क्यू। के ई बाई मैंने कॉमन ले लिया, देखो तो ये कितना हो गया? 4 प्लस A-4 डिवाइडेड बाई कितना? 4 इज इक्वल टू कितना? क्यू। 4 से 4 कैंसिल। तो फाइनली के ई बाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपन की 4 डिवाइडेड बाई A इंटू कितना? क्यू वैल्यू। ये अपन का जो स्थायी नाभिक बना था कौन? बाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे ही जब मैं एल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी? देखो रख दो के बाई की वैल्यू यहाँ पर रखो इसमें, तो कितना आ रहा है? देखो 4/A इंटू क्यू प्लस के ई एल्फा इज इक्वल टू कितना? क्यू। तो के ई एल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू माइनस 4/A इंटू कितना? क्यू। क्यू कॉमन ले लो यहाँ से आप,
तो कितना हो जाएगा A-4 डिवाइडेड बाई A इंटू कितना Q। तो ये किसका मान आ गया अपन का, KE अल्फा का मान। तो स्टूडेंट जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो बाई और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गई। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गई तो बाई की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये, और अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपन की ये। तो मुझे आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो क्या। तो आपको इस पर खूब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको सिर्फ याद क्या क्या चीज रखनी है कि अल्फा डिके होगा, तो स्टूडेंट देखिए अपन ने बाई की क्या निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और अल्फा पार्टिकल भी क्या निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी। इन फॉर्मूला को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यदि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, गतिज ऊर्जा यदि मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब अल्फा डिके के दौरान जो अपन की ऊर्जा रिलीज हुई है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्यू वैल्यू। तो उस क्यू वैल्यू का मुझे मान सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या निकाल पाऊंगा, बाई और अल्फा पार्टिकल की क्या निकाल पाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें एक लाइन कि बाई एवं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, बाई एवं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले क्यू वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्यू वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्यू वैल्यू किससे निकालते थे, क्यू वैल्यू बराबर कितना होता था, डेल्टा एम इंटू कितना C²। डेल्टा एम क्या होता था, जो नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर है, किस किस के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाभिकों का द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता था अपन का, डेल्टा एम। क्लियर है वाली बात। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो अपन की ऊर्जा निकली क्यू वैल्यू, ये पूरी की पूरी ऊर्जा अपन के अल्फा पार्टिकल और बाई जो अपन का नाभिक था उसके लिए काइनेटिक एनर्जी बनाने के काम आ गई, या फिर इसमें से भी कुछ लॉस हो गई, ये मैंने पता लगाने की कोशिश की। तो इसको पता लगाने का तरीका क्या है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपन का एक प्रैक्टिकल है। तो देखिए, ऐसे अपन का कोई पता लगाने का तरीका है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है अपन का, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस तरीके से अल्फा कण की क्या करवाई, अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई, बौछार करवाई। कौन से अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा डिके के दौरान मुझे मिल रहे थे, उनको मैंने क्या है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, गुजारा, चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किधर है, अंदर की तरफ, और ऐसे परपेंडिकुलर इनको मैं प्रवेश करवा रहा हूँ। मतलब अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो अपन के इस चुंबकीय क्षेत्र से कैसी है, लंबवत। अच्छा, ये सब करने से पहले मुझे अल्फा पार्टिकल की क्या पता लग गई थी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा मैं मान के चल रहा था, माना कि 100% जो अपन की क्यू वैल्यू है वो किस किस के काम आ रही है, या तो वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के काम आ रही है, या फिर किसके, बाई पार्टिकल जो अपन को मिला था उसकी काइनेटिक एनर्जी के काम आ रही है। तो अल्फा पार्टिकल की अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी A-4/A इंटू क्यू वैल्यू। तो वो काइनेटिक एनर्जी अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। तो कैलकुलेट जब की, तो इसको जब मैंने ऐसे लंबवत प्रवेश कराया चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि यदि कोई भी चार्ज है, उस चार्ज की स्पीड यदि चुंबकीय क्षेत्र के कैसी अपन की लंबवत, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रोटेट करेगा, एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। और जिस सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ की जो अपन की रेडियस है R=, वो होती है अपन की MB अपॉन कितना, QB। अच्छा, एम बी क्या होता है, संवेग। संवेग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ke, मुझे अल्फा पार्टिकल की निकालनी है तो ke किसकी आ जाएगी, अल्फा की, इंटू एम अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपन का, क्यू बी। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, किसको कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये अल्फा पार्टिकल जब मैंने इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया, तो इस अल्फा पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा उस सर्कुलर पाथ की मेरी रेडियस क्या होगी, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये वो सेंटर है जिसके अबाउट अपन का ये जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ पर। मतलब अपन की जो थ्योरेटिकल रेडियस है वो कौन सी है, ये रही। इसको मैं किससे दिखा रहा हूं, थ्योरेटिकल रेडियस से।
तो ये अपन की थ्योरेटिकल रेडियस है। मतलब यदि 100% एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के काम आ रही है, तो अपन की सारे के सारे अल्फा पार्टिकल कौन से वाले पाथ पर आने चाहिए? इस वाले पाथ पर आनी चाहिए। क्योंकि यदि पूरी की पूरी एनर्जी अपन की बाई और अल्फा पार्टिकल के पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, कुछ भी लॉस नहीं हो रही है, तो इस वाले पाथ पर अपन को सारे अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए। पर जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो मुझे सभी अल्फा पार्टिकल इस वाले पाथ पर नहीं मिले। प्रैक्टिकली जब मैंने करके देखा तो सारे अल्फा पार्टिकल मुझे इस वाले पाथ पर आते हुए नहीं दिख रहे। कैसे आते हुए दिख रहे? देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे, कुछ ऐसे आगे, कुछ ऐसे आगे, और कुछ इस तरीके से आगे। तो इस तरीके से मुझे अल्फा पार्टिकल क्या आते हुए दिख रहे। मतलब सभी के सभी अल्फा पार्टिकल मेरे ये जो थ्योरेटिकल रेडियस थी इस वाले सर्कुलर पाथ पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पाथ पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो अपन के अल्फा पार्टिकल है इनकी रेडियस क्या कम है? अपन की रेडियस यदि कम है, इसका मतलब ये जो अपन के अल्फा पार्टिकल थे जो आर थ्योरेटिकल पर नहीं आए, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, ये जो अपन ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है के ई अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू, इससे कैसी है? कम है। इससे यदि कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो अपन के अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आएंगे स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अच्छा, ऊर्जा का लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? वो ऊर्जा कहां से आई है अपन की जो लॉस हुई है? वो ऊर्जा इसी क्यू वैल्यू में से ही आई है। वो ऊर्जा इसी क्यू वैल्यू में से आई है। मतलब क्यू वैल्यू जो थी वो पूरी की पूरी किस काम नहीं आ रही है? बाई और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम नहीं आ रही है। दोबारा से सुनो इसको, बहुत बढ़िया है। इससे अपन को ये पता लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट अपन की 100% एनर्जी जो है, क्यू वैल्यू जो है, वो अल्फा और बाई की काइनेटिक एनर्जी के काम नहीं आती है। उसमें से कुछ क्या होती है? लॉस हो जाती है, हानि हो जाती है। वो मैंने इस वाले प्रैक्टिकल से पता लगाया, ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं मान लेता हूं कि 100% एनर्जी काम आ रही है, क्यू वैल्यू काम आ रही है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल की? ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी क्या है? संवेग। मतलब यदि किसी चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत क्या गति कराऊं, तो वो अपन का चार्ज जो है, आवेश जो है, वो चुंबकीय बल के कारण कैसे पाथ पर गति करेगा? सर्कुलर पाथ पर गति करेगा। और सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है? ये। अब ये सर्कुलर पाथ की रेडियस जब मैं थ्योरेटिकली कैलकुलेट करता हूं तो इतनी आती है। अब वो मैंने रेडियस कितनी मान ली? ये। मतलब इतनी रेडियस की सर्किल में अपन के अल्फा पार्टिकल क्या करने चाहिए? सर्कुलर पाथ पर मोशन करने चाहिए। मतलब इतने रेडियस वाली सर्किल पर ऐसे होते हुए बाहर निकलने चाहिए अपन के अल्फा पार्टिकल। जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मुझे सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इस वाले पाथ पर बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दिए। कुछ इस वाले पर दिखाई दिए, कुछ इस वाले पर, कुछ इस वाले पर, कुछ इस वाले पर। इस तरीके से अपन को अल्फा पार्टिकल क्या बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि जिन अल्फा पार्टिकल की रेडियस थ्योरेटिकल रेडियस से कम है, इसका मतलब उन अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इससे क्या थी? कम थी। तभी तो अपन की रेडियस कैसी आएगी? थ्योरेटिकल रेडियस से कम आएगी। अब इससे यदि कम है, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी अपन की क्यू वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम नहीं आई है। उसमें से कुछ का क्या हो गया? अपन का लॉस। अब वो लॉस कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद लिखो, मैं लिखा रहा हूं जो। डायग्राम में ये लिख लेना कि सभी एल्फा कण इस पाथ पर आने चाहिए थे बट नहीं आए। वरना लिखो इसमें आगे, जब अल्फा पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डाला गया तो प्रैक्टिकली यह पता लगा कि, तो प्रैक्टिकली यह पता लगा कि सभी अल्फा पार्टिकल थ्योरेटिकल
रेडियस के वृत्तीय पाथ पर बाहर नहीं निकले। केवल कुछ ही पार्टिकल थ्योरेटिकल रेडियस के वृत्तीय पाथ पर बाहर निकले। थ्योरेटिकल रेडियस पर बाहर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल वे थे जिनकी गतिज ऊर्जा A-4/A/Q के बराबर थी और कुछ अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा A-4/A/Q के मान से कम थी, तो वो दूसरे पाथ पर निकले। अतः यहां से यह स्पष्ट होता है कि कुछ ऊर्जा की हानि हुई है, अर्थात Q वैल्यू अल्फा पार्टिकल और बाई नाभिक की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने के साथ साथ उसका कुछ भाग लॉस हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि Q वैल्यू का जो भाग लॉस हुआ वो कहाँ गया? तो बाद में पता चला कि जो भाग लॉस हुआ वह गामा फोटोन अवशोषित करके बाहर निकल जाता है। अर्थात मतलब कंडीशन कैसी है, देखो कि ये X अपन का कोई नाभिक है, ठीक है, ये स्थायी नाभिक बाई में कन्वर्ट हो गया और साथ में अपन का एक अल्फा कण क्या बाहर निकल गया और साथ में कुछ ऊर्जा गामा फोटोन लेके क्या बाहर निकल गया। गामा फोटोन क्या है? कुछ भी नहीं है, ऊर्जा के पैकेट्स हैं। तो फाइनली जो अपन की अल्फा डिके होगा वो कैसा होगा? ऐसा ऐसा कभी सभी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट कि काफी बार क्या होता है कि ये जब एक्स से स्थायी नाभिक में टूटता है या स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होता है, जब अल्फा डिके होता है तो क्या होता है कि काफी बार ये बाई अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। मतलब इस बाई का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? उत्तेजित अवस्था में होता है। मतलब ये बाई स्थायी अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो वो बाई स्थायी अवस्था में आने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो कुछ एनर्जी जो रिलीज करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा? गामा फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करेगा? गामा फोटोन की फॉर्म में। तो बाई जब उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा, तब जाके क्या होगा? अपन का स्थायी अवस्था में आएगा। तो ये रिएक्शन लिख लो, फाइनल रिएक्शन ऐसी होती है। इसमें आगे लिख लो, देखो, अतः जिन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी अतः जिन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी Q वैल्यू से कम थी, क्योंकि ये तो कैसी चीज है? कांस्टेंट हो गई, मतलब उसके लिए Q का मान क्या होगा? कम होगा थोड़ा सा। तो Q वैल्यू से कम थी, तो उस नाभिकीय अभिक्रिया में गामा फोटोन ऊर्जा लेकर बाहर निकले। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है।
ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ऐसा तब होता है जब एक्स कभी कभी उस अवस्था में नहीं पहुंचता है। एक्स कभी कभी उस अवस्था में नहीं पहुंचता है जिसमें पहुंचना चाहिए। कौन सी में पहुंचना चाहिए? स्थायी अवस्था में। तो कहाँ पे पहुंचता है? देखो ये कंडीशन कैसी होती है कि एक्स इस तरीके से जाता है। देखो ये बाई में चला जाएगा, z-2 और a-4, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। देखो प्लस साथ में क्या निकल रहा है अपन का? 2He4 प्लस प्लस, मतलब ये क्या अपन का? एल्फा कण। स्टार का मतलब है कि ये जो अपन का बाई है ये उत्तेजित अवस्था में, ये किसमें? उत्तेजित अवस्था में। ये अब उत्तेजित अवस्था में तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आएगा, मूल अवस्था में आएगा। तो ये क्या करता है? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है, और ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है? गामा फोटोन की फॉर्म में। और अब किस में आ गया? ये स्थायी अवस्था में आ गया। ये किस में आ गया? स्थायी अवस्था, या फिर मैं बोलूं मूल अवस्था में। तो ऐसी कंडीशन होती है कभी सभी, क्या होता है? एक्स से जिसमें जाना चाहिए उसमें नहीं जा रहा है, मतलब गया तो बाई में ही है, पर ये बाई किस में? अपन की उत्तेजित अवस्था में। तो ये बाई क्या करेगा? थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, मतलब स्थायी अवस्था में आ जाएगा। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में हो रही है? फोटोन की फॉर्म में हो रही है। तो कभी सभी क्या होता है कि ये फोटोन अपन का निकलता है, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तो इस वाले प्रैक्टिकल से मुझे एक बात पता लगी है कि पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काम नहीं आ रही है। कुछ का क्या हो जाता है? अपन का लॉस हो जाता है, और वो लॉस किसकी फॉर्म में निकलता है? गामा फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलता है। क्लियर है वाली बात? तो फाइनली आपको ये आना चाहिए। अच्छा एक चीज और, ये जो अपन की रेडियस मिल रही है, ठीक है, मतलब इसके पास कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ अलग है, इसके पास कुछ अलग है, इसके पास कुछ अलग है, ठीक है, और इसके पास तो इतनी है ही है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये पूर्ण संख्या के रूप में होती है। मतलब यहां पर यदि मैं स्पेक्ट्रम बनाना चाहूं अल्फा पार्टिकल का, तो ये अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम बनता है कैसा बनता है? अपन का रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। मतलब सभी तरीके की काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसमें, फिक्स है। इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6, ऐसी है। ऐसी नहीं है कि 4.1 भी है, 4.12 भी है, 4.13 भी है, 4.14 भी है। ऐसा होता तो अपन का स्पेक्ट्रम कैसा बनता? सतत। पर ऐसी नहीं है, इसलिए ये वाला स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा अपन का? रेखीय है। तो ये भी लिख लो नोट डाल के कि इस स्थिति में रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्थिति में रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपन का अल्फा डिके कैसा होता है ये कंप्लीट हुआ। कल अपन पढ़ेंगे बीटा प्लस डिके। ठीक है, थैंक यू। एक बार आप अच्छे से पढ़ना इसको, नोट से जरूर बनाएं अच्छे से। जो आपको समझ में आ रहा है अपनी लैंग्वेज में भी लिखें, क्योंकि कॉपी आपको पढ़नी है। ओके, थैंक यू।